अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरीबात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बहुत तारीख साज फैसला दिया जिसमें रहमान मलिक की रुकनीत जो है वो मुअत्तल करके उसको ख़त्म कर दिया। अब वो वज़ीर दाखिला नहीं रहे। रहमान मलिक के ऊपर इल्ज़ाम था कि उनकी बरतानवी शहरियत है, बल्कि कुछ दिन पहले उनके ऊपर यह इल्ज़ाम लगा कि ना सिर्फ बरतानवी बल्कि अफ्रीका के एक मुल्क की भी एक इजाफी शहरियत उनके पास थी, जिसके वो काउंसल जनरल जो है वो इंग्लैंड में रहे कई साल। रहमान मलिक ने उसकी क्लैरिफिकेशन में सोशल मीडिया के ऊपर ये लिखा कि मैं ऑनररी काउंसल जनरल था, परमानेंट काउंसल जनरल नहीं था, जिसको काफ़ी लोगों ने डिस्प्यूट किया। खैर, हो ये रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि रहमान मलिक ने गलत बयानी से काम लिया और वो इलेक्शन लड़ने के अहल ही नहीं थे जो उन्होंने लड़ा। और इस तरह से अगर देखा जाए तो रहमान मलिक के ऊपर आर्टिकल 62 और 63 का भी इतलाक़ होता है, जिसमें उन्होंने यानी सुप्रीम कोर्ट को, इलेक्शन कमीशन को, पार्लियामेंट को, सेनेट को और तमाम पाकिस्तान की आवाम को धोखा दिया। और कहा जाता है कि इसके ऊपर अमूमी तौर पे 420, 419 और 421 का पर्चा भी होता है। क्या वो पर्चा होगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। और उसके साथ नया स्कैंडल जो सामने आया, पंजाब के हाल ही में लगाए जाने वाले वज़ीर ख़जाना जो हैं उन्होंने भी झूठ बोले। उन्होंने किस तरह झूठ बोले वो आपको बताएंगे थोड़ी देर में इसी प्रोग्राम में। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब इनामुल्लाह नियाज़ी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। नवीद चौधरी साहब, जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं अपनी ऑफिस से जनाब अकरम शेख साहब, जिन्होंने इस केस की पैरवी की जिसमें रहमान मलिक की रुकनीत को मुअत्तल किया गया। हमें ज्वाइन कर रहे हैं फ़ोन पे रज़ा हयात हिराज साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी क्विकली नवीद चौधरी साहब, जब रहमान मलिक साहब के ऊपर साबित हो गया कि उन्होंने गलत बयानी से काम लिया, तो अब ये गुफ्तगू क्यों हो रही है कि उनको मुशीर के तौर पे लगाए जाने का इम्कान है और फिर उनको वही वज़ीर बना दिया जाएगा? पीपल्स पार्टी तो माशाल्लाह इतनी बड़ी पार्टी है, बहुत आप लोग सारे बशमूल आप इतने अहल लोग हैं उसमें, तो सिर्फ रहमान मलिक क्या मजबूरी है हमारी? देखिए, कोई रहमान मलिक मजबूरी नहीं है, ना ही कोई इंडिस्पेंसेबल होता है। ये तो तारीख़ का एक हिस्सा है, कोई शख्स इंडिस्पेंसेबल नहीं है। लेकिन जिस नहज पे ये सब कुछ हो रहा है और जिस तरीके से हो रहा है वो भी आपके सामने है। यहाँ इस मुल्क के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर ड्यूल नेशनलिटी का रहा, मैंने खुद उसका पटिशनर था उसके खिलाफ अटक में जब इलेक्शन हुआ, और मैं उस इलेक्शन में चलो वो तो बात कही ना, पार्टी में आज की बात मैं आज की बात से ही कर रहा हूँ ना। देखे ना, माजी के अलावा तो नहीं आप कर सकते बातें। तो यहाँ रहा कहीं पे तो कट ऑफ डेट लगानी है ना कि अब आगे चलना है यहाँ से, तो आज ये कट ऑफ डेट है भाई, तो आगे चले तो पिछले साफ करके जाए। क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है आपका ये मतलब? मैं समझता हूँ उसके अंदर भी ये टाइमिंग और ये मौका, ये देखने की बात है ना कि टाइमिंग की क्या बात है? टाइमिंग जानबूझ के ऐसे केस का फैसला है। नहीं, केस का फैसला आज ही क्यों? रज़ा हराज ने तो आज से बहुत अरसा पहले केस को लेके गया था, कई साल अपना लोगों के केस लगे रहते हैं। मैं समझता हूँ ये फैसले की बात नहीं है। बात यह है कि ये आपने अभी कहा जी कि आर्टिकल 62, 63 के तहत पर्चे होते हैं। 14 ऐसे लोग हैं जिनकी जेली डिग्री निशानदेही हो चुकी हुई हैं, जिनकी इलेक्शन कमीशन में सब कुछ कर दिया हुआ है। वो आज भी हाउस में बैठे, उनको तो नहीं मुअत्तल किया गया। क्यों नहीं किया गया? वैसे स्पीकर का मसला था। नहीं, स्पीकर का मसला नहीं है उसके लिए, यही तो मैं देख रहा हूँ ना। इसके लिए स्पीकर है, उसके लिए नहीं। जब एक पेपर फाइल होता है उसके खिलाफ पिटीशन होती है, जिन लोगों ने उस वक्त एक्सेप्ट की थी उनको भी तो इस पे कफेरे कतार तक पहुंचना चाहिए। उसको क्यों नहीं बचाए जा रहे? आपको रोशनी डालें इस पे मेरे लिए जरा। देखिए जी, पीपल्स पार्टी की इस वक्त दो पॉलिसी सामने आ रही हैं जो मैं समझता हूँ। एक तो यह है कि जो ज़ाती म्यार है जरदारी साहब की अपनी दोस्ती का जो म्यार है वो पूरी तरह हर जगह पे वो अकोमोडेट कर रहे हैं, और उनकी ज़ाती पसंद और नापसंद टोटल हुकूमत के अंदर मौजूद है। दूसरी बात यह है कि जो पीपल्स पार्टी की तसादम की पॉलिसी उन्होंने इख्तियार कर रखी है, मैं समझता हूँ कि तसादम को वो नहीं भी आ रहा होता तो तसादम पैदा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब रहमान मलिक साहब की अभी पूरी खबर आई नहीं थी, मैं टीवी पे ही बैठा हुआ था गलती से यहीं पे, तो मैं देख रहा था कि अभी रहमान मलिक की खबर चली और साथ ही नीचे तर्जमान साहब की आ गई कि उनको मुशीर लगाना बड़ा जरूरी है। की नहीं आई, व्हाटसोएवर दैट इज। नहीं, सोर्सेज की खबर को आप तर्जुमान की खबर ना बनाएं। सोर्सेज की खबर है, सोर्सेज एंड तर्जुमान में बड़ा फर्क है। तो वो खबर आ गई कि जनाब वो इस वक्त उनको मुशीर के ओहदे पे इसलिए लेने की बात की जा रही है ताकि वो ज़रूरी
जो मसाइल हैं उनसे निपट सके, ताकि पूरे मुल्क के अंदर रहमान मलिक के अलावा कोई और इतना बंदा इस काबिल है नहीं कि वो इस ओहदे को पूरी तरह निभा सके। अब जहाँ तक बात है कि पीपल्स पार्टी का अपना जो वर्कर है वो इतना ज़्यादा डिसहार्ट हो चुका हुआ है कि जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिन्होंने जो नजरियाती वर्कर था, नवीद साहब मुझे बात करने दें, उसके बाद आप बात कर लें। उनकी बात खत्म होने दें। आप भी वैसे लंबी बात करें, हाँ या ना में मेरे सवाल का जवाब दें। आप किस चीज़ को हाँ या ना? मैं ये देख रहा हूँ, मैंने कहा कि रहमान मलिक साहब के साथ जो सुप्रीम कोर्ट ने किया, क्या सही किया? मेरा ख्याल है कि बहुत सही किया। अच्छा किया। अच्छा इसलिए किया कि ये किसी न किसी वक्त ये चीज़ें सामने आनी चाहिए और इनके फैसले होने चाहिए। देर आए दुरुस्त आए। अच्छा, हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब बैरिस्टर अकरम शेख साहब। अकरम शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। ही इज नॉट बैरिस्टर। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सीनियर एडवोकेट राइट सर। और इसको कहते हैं क्वींस काउंसिल। क्वींस काउंसिल बैरिस्टर को करेक्ट किया ना। हमारे जो कवायद हैं वो क्वींस काउंसिल के कवायद हैं। शेख साहब मुझे सब पता है, मैं भी आपका क्लास फेलो, मुझे पता है क्या है। मैं जब मैं बार काउंसिल में था तो बैरिस्टर्स जो थे वो बेचारे लोकल LLBs की डिग्री से भी कमतर थे, लेकिन मैं जब बार काउंसिल में 78 की बार काउंसिल में जब मैं आया तो ठीक है शेख साहब, ठीक है, मुझे समझ आ गई कि आप मुझे समझ आ गई। पढ़कर आए और मेरे 2 बेटे बैरिस्टर हैं, आपको जानते हैं माशाल्लाह। मैं समझ गया, इसीलिए आपकी फीस उनसे ज्यादा है क्योंकि आप क्वींस काउंसिल हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर नहीं है। लेकिन मुझे ये बताएं कि आज रहमान मलिक को जिस केस की आप पैरवी कर रहे थे उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रुकनियत मुअत्तल कर दी, लेकिन जो मैंने शॉर्ट ऑर्डर पढ़ा है मुझे ये लग रहा है कि उनको मुशीर भी नहीं बनाया जा सकता। कानूनी तौर पे आप क्या कहेंगे? मैं गुजारिश ये है, मैं आपकी तवज्जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल की तरफ दिलाता हूँ। हमने मौजूदा जुडिशरी ने 16 मार्च को बहाली के बाद ये तहैया किया था कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का साथ देना है, कोई एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिविएशन की इस मुल्क के अंदर इजाज़त नहीं देनी। और यही वजह बनी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए 4 साल से मुतजाविज़ एक ऐसी हुकूमत कायम रखने की जो करप्शन के बेशुमार स्कैंडल में मुलव्वस होने के बावजूद जिसकी तरफ किसी ने मैली आंख से नहीं देखा। करप्शन बिलअमूम एक डिसमिसल ऑफ गवर्नमेंट्स का हमेशा। शेख साहब आप अपने माइंड सेट की बात कर रहे हैं, वो बात करें जो उनका सवाल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मेरी बात सुनिए, मेरी मुदाखलत सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत क्या, आप बात ही गलत कर रहे हैं, तो उसकी मुदाखलत की अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल के साथ कमिटमेंट की वजह से इस हुकूमत को बरकरार रखा है और बरकरार रखने का अज़म रखती है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रियम्बल है, मुझे ये बताएं शेख साहब, एक सेकंड शेख साहब, मुझे एक अर्ज करें, मुझे एक सिर्फ ये बात बता दें कि कॉन्स्टिट्यूशन तो बड़ा अच्छा है और बड़ा मुबारक है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट एक कैनेडियन नेशनल हो तब तो आप लोग एतराज़ नहीं करते, उसकी क्या वजह? सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट कैनेडियन नेशनल हो रह चुका है, ऐसा भी हो चुका है मेरे ख्याल में। मैं रह चुकी है। मैं सुप्रीम कोर्ट बार का मैं जो जिंदा सदूर है उनमें मैं पहला सदर हूं। और जो शेख साहब अगर कल को ऐसी बात निकल आती है कि ऐसा हुआ है तो फिर बार का क्या रिएक्शन होगा? नहीं, मेरी सुनिए, मैं बताऊं आपको, ये एक वकला की तंजीम का एक ओहदा और हमारे कोई हाँ कभी माशाल्लाह इंट्रूजन नहीं हुआ, कभी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिविएशन नहीं हुआ, लेकिन मैं आपके दस्तूर की बात करता हूं कि ये हमारे प्रियम्बल का पहला लफ्ज है कि वेयर एज सोवरेंटी। अच्छा, वैसे मैं एक और बात, मैं बिल्कुल एक और बात कर रहा हूँ, मैं कानून की या आइन की इस वक्त बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल एक दो टोक बात कर रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ, मेरे पास ये फिगर्स पड़े हैं तमाम ममालिक के, सऊदी अरेबिया से लेके नीचे तक जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, तकरीबन 10.5 बिलियन डॉलर सालाना पाकिस्तान में रेमिटेंस कर रहे हैं। ना हम उनको वोट डालने दे रहे हैं, 13 बिलियन आपकी मेहरबानी, अच्छा जी, ना हम उनको वोट डालने का हक दे रहे हैं, ना हम उनको कंटेस्ट करने का हक दे रहे हैं, ना हम उनको रिप्रेजेंट करने का हक दे रहे हैं। अगर आज अपनी वो रेमिटेंस रोक लेते हैं तो मेरे और आपकी गाड़ी में पेट्रोल डालने के पैसे नहीं होंगे।
मुबश्शिर लुकमान साहब, ये रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए सिर्फ मैं ये कह रहा हूँ, सारी तारीफ़ें मेरे अल्लाह के लिए हैं। 93 में मैंने एक पिटीशन फ़ाइल की जो सुप्रीम कोर्ट में सुनी गई। शफी रहमान साहब की क़यादत में 5 रुकनी बेंच ने सुनी और उसमें हुकूमत को हदायत कर दी गई कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को राइट ऑफ वोट दे। ये 93 की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद 93 से अब तक आप देख लें 21 बरस लगे हैं, कितने साल लगे हैं। हुकूमतों ने कानून साजी नहीं होने दी, बिल आखिर अब उनको लूला लंगड़ा हक मिला है। तो 37 लाख सिर्फ बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को हक मिला है। मैं आपका हम नवा हूँ इस बात में कि पाकिस्तान के हर शहरी को जो बैरून मुल्क रहता है उसको वोट का हक मिलना चाहिए, उसको हक के राय दही होना चाहिए। और हमें दस्तूर में तरमीम करनी पड़ेगी, लेकिन हमें दस्तूर में तरमीम करके उनकी सीटें भी मुकर्रर करनी चाहिए और उनको इंतखाब लड़ने का हक भी देना चाहिए। अकरम शेख हमारे साथ हैं, नामुल्लाह नियाज़ी हमारे साथ हैं, नवीद चौधरी हमारे साथ हैं और रज़ा हयात हराज हमारे साथ हैं। वी कम बैक टू फॉर क्विक ब्रेक, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। एक हफ्ता पहले रज़ा हयात हराज ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करते हुए इस्तदा की कि दोहरी शहरियत के हामिल अफराद पर रुकने पार्लियामेंट बनने पर आइनी पाबंदी के साथ ऐवानों, सरकारी ओहदों और सिविलियन और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के दरवाजे ऐसे अफराद के लिए बंद कर दिए जाने चाहिए जिनके पाकिस्तान से बाहर बैंक अकाउंट्स, बिजनेस या फिर जायदादें हैं। रज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी स्पिरिट तो बहुत अच्छी है, मैं उसकी कदर करता हूँ, लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स को निगेट करती है और ये यानी इंसान के बुनियादी हकूक़ की ये खिलाफ वर्जी भी करती है आपकी ये बात। सर इसको एक आप इस तरह से कह सकते हैं जो आपने कहा है, इन अ वे यू आर राइट, आई वुड नॉट निगेट दैट। देखिए इसकी एसेंस जो था वो 3 फोल्ड था। नंबर 1 जो मैं सुन रहा था आपकी गुफ्तगू, इसमें काफी सारे आपके जो गेस्ट हैं उन्होंने हर बात में एक वजन था। इसका प्राइमरी फंक्शन तो ये था कि हमारे मुल्क के अंदर जो होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस हैं उनको कम से कम जो सरकारी ओहदों पे या टैक्स पेयर्स मनी से जो प्रिविलेजेस एंजॉय करते हैं वो तो कम से कम पाकिस्तान के अंदर रहें। नंबर 2 ये मैं बात सुन रहा था, ओवरसीज पाकिस्तानी शुड बी गिवन अ राइट टू वोट। मेरे ख्याल में बहुत कम मिसालें होंगी दुनिया भर में, कम से कम चाइना में नहीं है, इंडिया में नहीं है। इन 2 ममालिक का मुझे पता है कि जहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं है कि उनके ओवरसीज इंडियंस या जिनको वो कहते हैं इंडियन ओरिजिन वाले वो वोट कास्ट कर सकें। हाँ, अलबत्ता अगर एक पार्लियामान एक फैसला करती है कि ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट दिया जाए तो बाय ऑल मीन्स वो कर सकते हैं। उन दोनों ममालिक में मादत के साथ कोई गिलानी भी नहीं है और कोई और भी नहीं है, कोई कायम अली शाह भी नहीं है, कोई आप जैसे कोई भी नहीं है ना हमारे पॉलिटिशियन। तो वहाँ को क्या, मुझे भी आपने उसी में ब्रैकेट आप उसी पॉलिटिक्स का हिस्सा है जनाब रज़ा साहब। सर हूँ तो मैं ये उनकी कैबिनेट का हिस्सा भी थे। जैसे आप भी जर्नलिस्ट का हिस्सा है और आपको भी पता है कि बात जर्नलिस्ट क्या करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, चले माशाल्लाह जी। जी आप मुझे ये बताएं कि ये जो आपने कहा इसके ऊपर आपके ख्याल में अमल दरामद होगा? सर ये असल में ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था जो मैंने पेश किया था नेशनल असेंबली में 2 साल पहले। इसको कौमी असेंबली में किसी ने अपोज नहीं किया था, ये यूनानिमसली स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर दिया गया, लॉ, जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स को। उस स्टैंडिंग कमेटी ने इसको आज दिन तक टेकअप नहीं किया, बावजूद मेरे प्रोटेस्ट के, बावजूद मेरे गुजारिशात के कि मैं उस कमेटी का मेंबर भी हूँ, इसको उन्होंने टेकअप नहीं किया। अब इसकी क्या वजूहात हैं, क्या मंतक है, ये मुबश्शिर साहब आई लीव इट टू योर जजमेंट जी। राइट, रज़ा हयात हराज, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस और हमें बताने के लिए। नवीद चौधरी साहब सुनिए आपने इनकी गुफ्तगू, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि रज़ा साहब की बात ले लें, जब तक ये शौकत अजीज़ की कैबिनेट में रहे हैं उस वक्त इनको ये ख्याल नहीं आया और उस वक्त सबको पता था कि वो ड्यूल। बात ये है कि देर आए दुरुस्त आए, आ गए ना, ख्याल आ गया ना। बात दुरुस्त नहीं, आप उस ख्याल से एग्री करते हैं कि नहीं? बात ये है हर ख्याल के पीछे एक सियासी फ़ायदा सोचा जा रहा है और कुछ नहीं है इस वक्त। ये सिर्फ एक टारगेटेड सियासी फ़ायदा है और कुछ नहीं, इसके अंदर कोई प्लान नहीं किया गया। आप एक तरफ ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे थे, एक तरफ आप उनको ड्यूल नेशनलिटी देते हैं, उनको राइट दे रहे हैं कि आप ड्यूल नेशनल हों, फिर आप उसके राइट को कैसे सकते हैं? या तो पाबंदी लगा दें कि जो उनको ड्यूल नेशनलिटी की भी राइट नहीं है, जो नेशनल हो गया वो हो गया, उसके बाद वो पाकिस्तानी नहीं रहा तो फिर तो हम समझेंगे भी ठीक है, भी आपने उसके राइट को ख़त्म कर दिया। आप इस तरफ एक उसको पासपोर्ट भी अपना दे रहे हैं, अपना बी होल्डर भी कर रहे हैं कि अब आप इस्तेमाल कर लें,
और साथ साथ आके ये वही तरीका है जैसे कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी पहले की जाती रही है इस मुल्क के अंदर, एब्डो लगा के, इसके मुल्क के अंदर गैर जमाती इंतखाबात करा के, इस मुल्क के अंदर ग्रेजुएशन की लगा के, आज इस टाइप की बात वही की जा रही है। आज नई साहब बड़े कागज लाए हैं, एक तो न्याजी ऊपर से इतने कागज, AFM में ले ले तो आप डॉक्टर बन जाते हैं। मैं राना महमूद साहब के लिए पूरी तरह तैयारी करके, बिल्कुल मुझे पता है, मैं आ रहा हूँ राना साहब पे। बात यह करने वाली कि ये जनाब नवीद साहब जो फरमा रहे हैं वो अपनी जगह पे किसी हद तक बात सही है, लेकिन आप उसका अगला कानून भी देखें कि ड्यूल नेशनल को पाकिस्तान में वीज़ा लेके आना पड़ता है। नहीं, पासपोर्ट अगर उसका हो तो नहीं आता जनाब। यहाँ पे मैं वो कागज़ लाया हूँ जिस पे उन्होंने उनको वीज़े की बाकायदा तौर पे ड्यूल नेशनल को उन्होंने लिखा हुआ है कि आपका वीज़ा जो है उसकी एक्सपायरी डेट लाइफ टाइम है, ये उन्होंने उसको फैसिलिटेट कर दिया है। दूसरा जो है ना, उनको वीज़ा लेके आना पड़ता है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि ड्यूल नेशनल को कैसे पाकिस्तानी अपने पूरे राइट्स दें शहरियत के, जबकि वो एक और मुल्क की भी शहरियत के पूरे राइट्स एंजॉय कर रहे हैं। खुद ब खुद एक अगर कानून है, एक बंदे ने लेनी है दूसरी नेशनैलिटी और उसको इस मुल्क का कानून इजाज़त नहीं देता कि वो किसी ओहदे पे रहे या किसी सियासत में रहे, तो वो भी सफ़र करे। लेकिन ये कहना कि मेरी ड्यूल नेशनैलिटी भी लोग सारे कारोबारों की वजह से लेते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट्स की वजह से लेते हैं। बंदा कभी भी ड्यूल नेशनल नहीं लेता, इन्वेस्टमेंट वीजे ले लेते हैं, इन्वेस्टमेंट रेजिडेंट वीजे ले लेते हैं। बात तो वही हो गई ना। नो नो नो, इट्स अ हेल ऑफ अ बिग डिफरेंस। नो, आपकी नेशनैलिटी वही रहती है, आप नेशनैलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इंग्लैंड जाए, इतने $1 मिलियन आपने इन्वेस्ट करने हैं, आपको इन्वेस्टमेंट वीजा मिल जाएगा, रेजिडेंट वीजा मिल जाएगा, दैट्स ऑल। कितने अरसे के लिए? अकरम शेख साहब, बात यह है कि मैं एक बात जो करना चाह रहा हूँ कि आइन हमारा ये कहता है कि जिसकी दोहरी शहरियत है वो वजीर नहीं हो सकता, पीरियड। इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। 63(1)(c) कहता है वो रुकने पार्लियामेंट नहीं हो सकता, वो कोई ट्रस्टी नहीं हो सकता। हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर यासीन अनवर साहब अमेरिकन सिटीजन है। अब मुझे बताएं कि क्या पाकिस्तान का कोई 18 करोड़ 20 करोड़ लोगों में से कोई आदमी नहीं है जो गवर्नर स्टेट बैंक लगने के अहल हो? देखिए ना, दूसरी बात ये है, मेरा सवाल जो था, ये एक बड़ा कंट्राडिक्शन है, ये बुनियादी कंट्राडिक्शन है। आप कॉन्फ्लिक्ट, मैं कुछ और कह रहा हूँ, आजमाइश में शेख साहब करते हैं। माजरत के साथ मैं कता कलामी हो रही है, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ज़रा फोकस रह रहा हूँ कि अब यहाँ पे साबित हो गया कि किसी एक शख्स ने ना सिर्फ दोहरी शहरियत रखते हुए रुकनियत ले ली, वजारत ले ली, बल्कि जो एफिडेविट जमा कराया वो झूठ या फ्रेब पे मबनी था। तो उसके तहत मेरे हाथ में है वो, जी मेरे पास है वो, क्या उसके तहत उनके ऊपर 420 का पर्चा होता है? देखिए सर, उन्होंने ये लिख के दिया कि मैंने 25 अप्रैल 2008 को अपनी शहरियत, बरतानवी शहरियत रिनाउंस की है, और आज जो खत उनके वकला ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया है उसके मुताबिक उनकी शहरियत जो है वो 1 जून को रिनाउंस हुई है, 1 जून को, यानी परसों। उसकी बात कर रहे हैं नवीद चौधरी साहब, ये तो झूठ हो गया ना। क्वेश्चन ये देखिए, मैं इसकी मैकेनिक्स एथिकली तो गलत है ना। देखिए, मैं इस मैकेनिक्स में नहीं पढ़ रहा, से एक एमएनए से लेते हैं। देखिए मैं बात सुनिए, मैं इस मैकेनिक्स में नहीं पढ़ रहा कि इन्होंने किसने झूठ बोला, किसने गलत बयानी तो हुई ना। एक राइट दिया हुआ है, फाइन, नहीं बात ही हो रही है, नहीं मैं जो बात करने ना वो सुन लेते जी, हम वही सुन रहे हैं, पूरे 4 साल से सुन रहे हैं। जान एक बात सुन ले, जब हम जाते हैं नॉमिनेशन पेपर फाइल करने के लिए तो ऑपोजिट कैंडिडेट को राइट होता है कि वो उसको कहे जी कि इसने ये है और इसके लिए कॉन्टेस्ट करे, वो वहाँ पटिशन करता है हर, और वो पटिशनें यहाँ इसी निज़ाम के अंदर पड़ी रहती हैं। उनका कौन जिम्मेदार है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, उसने लिख दिया, जो किया उसने गलत किया, जो भी किया होगा, लेकिन उसको जब पटिशन में आपने उसको डिफेंड नहीं किया किसी ने, तो उसको तो राइट मिल गया, क्योंकि यही आपका लॉ है। मेरे ज़ाती जो एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ, जब मैं अटक में नॉमिनेट हुआ कैंडिडेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से शौकत अजीज़ के ख़िलाफ़, मैंने रिट करवाई और मैंने उनके खिलाफ वहाँ कहा कि जी ड्यूल नेशनल है, उनके पेपर एक्सेप्ट कर लिए गए कि नहीं जी इस बाद में ट्रिब्यूनल में फैसला होगा। तो ये जो डिले जस्टिस है उसका कौन जिम्मेदार है? उन लोगों को भी तो इस वक्त लाना चाहिए। क्यों नहीं सर?
नवीद चौधरी साहब, मैं मुजम्मत करता हूं, शौकत अजीज इस काबिल नहीं था कि वो पाकिस्तान का वजीर आजम क्या MNA भी बनता। तो मैं यही तो बात कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ 5 साल वो रहा। गलत बात है। मैं सॉरी, एक मिनट शेख साहब, मैं ये नहीं कह रहा गलती नहीं करता, मैं आप दोनों से ये नहीं कह रहा कि गलती की जाए। शेख साहब, मैं कह रहा हूँ ये जस्टिस डिफरेंट क्यों है, मैं तो ये बात कह रहा हूँ। एक के साथ ठीक है, दूसरे का गलत है, यही दोहरा मेयार है जो यहाँ। एक मिनट ना, मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। अगर आपका शेख साहब, अगर आप में यानी आपने किसी बात पे बात करनी है तो अपनी ख्वाहिश का इजहार नहीं करें, लीगल ओपिनियन दें। और अगर आपने देना ही है तो फिर एक मिनट मेरी एक अर्ज सुन ले, फिर उस सुप्रीम कोर्ट के मुतालिक जरा लब कुशाई करें जिसने और उस इलेक्शन कमीशन के ऊपर जिसने उनको नहीं चैलेंज किया और उनको चलने दिया। और बाय द वे उस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी जरूर करिएगा, उस सुप्रीम कोर्ट पे भी जरूर करिएगा जिसने जनरल मुशर्रफ को, मेरी एक अर्ज सुन ले, जिसने जनरल मुशर्रफ को लेजिटिमाइज किया था और फिर PCO पे ओथ भी लिया था, फिर उसके मतलब की राय दिया कि अमेंडमेंट कर ले कॉन्स्टिट्यूशन। जी सर, उन्होंने गलत किया और उन्होंने नाम बताइए मुझे, गलती की जिसकी किसने गलत किया, किसने गलत किया? मेरी बात सुनिए ना, मैं तो जनरल मुशर्रफ के खिलाफ नहीं, एक मिनट, कोर्ट में किसने गलत किया? से अलहदा करने वाली पिटीशन थी, उसमें मैं काउंसिल था। कोर्ट में किसने गलत किया? डिस्क्वालीफाइड है, 5 जजों ने कहा पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है। हजूर काबिल एहतराम शेख साहब, सुप्रीम कोर्ट में किसने गलत किया, मुझे नाम बताएं। जिसने भी किया नहीं, ये आप मुझे बताएं, आप अमीन हैं, आप सादिक हैं, आपका फर्ज है कि आप कौम को सच बताएं। किस जज ने वो गलती की? मेरी बात, किसने मुशर्रफ को लेजिटिमाइज किया? कहां बोले? मेरी गुजारिश ये है, नहीं किसने? शेख साहब आप नहीं बोलेंगे? कल सुबह पेशी तो नहीं है कोर्ट रूम 1 में? नहीं, मेरी पेशी मेरी रोज होती है, 4 पेशियां होती हैं। शेख साहब आते हैं, शेख साहब है हमारे साथ, नवीद चौधरी साहब है, इनामुल्लाह नियाज़ी साहब है। वी कम बैक टू देम आफ्टर अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक। जी वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आपको बताऊं कि पंजाब के चंद दिन पहले वज़ीर ख़जाना जिन्होंने हलफ उठाया, उनकी शहरियत, उनका मज़हब, हर चीज़ जो है अंडर क्वेश्चन है। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स तो हैं, लेकिन आज इस प्रोग्राम होने से पहले मैं इनकी तफसील क्या बताऊं। इनामुल्लाह नियाज़ी साहब ने ख़ुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उसमें तफसीलात बताई, तो आप ही बता दें। देखें मुबशर साहब, ये एक शख्स है राना आसिफ महमूद जी, सियालकोट का रहने वाला है, हमारा वज़ीर ख़जाना है पंजाब का। इस शख्स का वालिद मुसलमान, इसकी वालदा क्रिश्चियन थी, शादी के बाद वो भी मुसलमान हो गई थी। इस शख्स ने अपने आप को डिक्लेयर किया बाकायदा तौर पे डॉक्यूमेंट्स में नादरा के पास, जो इसकी बेटी ने और इसने 2 फॉर्म दाखिल करा, उसमें अपने आप का मज़हब इस्लाम 2 जगह पे इसने डिक्लेयर किया हुआ है और 2 जगह पे इसकी बेटी ने डिक्लेयर किया हुआ है। अचानक ये ओवरसीज़, ये एक बात और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ड्यूल नेशनल है, ये कैनेडियन नेशनल है और पाकिस्तानी नेशनल। इसमें इसने जो पहला इसको ओवरसीज़ वर्कर फाउंडेशन का इन्होंने ID कार्ड नादरा की तरफ से इशू हुआ, उसमें इसको इस्लाम मज़हब लिखा गया। उसके बाद जब इनका प्रोग्राम बना ख्वाजा आसिफ साहब की वसातत से, और ख्वाजा आसिफ साहब ने ही इनको लाए यहाँ पे, वो तो खुद दोहरी शरीयत उनकी। मुझे आज अभी खबर मिली है, मैं बता रहा हूँ USA की है उनकी। जी हाँ, उनकी तो है, चौधरी निसार की सारी औलाद की है, बीवी की है, बच्चों की वो है। पर्सनल है। अच्छा, और चौधरी निसार की तो नहीं है ना? चौधरी निसार की नहीं है। एक मिनट, तो फिर उनकी फैमिली का क्या जिक्र है? उस पे भी बात की जा सकती है। नहीं, उस पे नहीं कर सकते आप। नहीं, आपको कोई राइट नहीं है किसी की फैमिली पे बात करने का। नहीं, फैमिली पे नहीं। अगर आप करेंगे तो फिर मैं आपकी और इमरान खान की फैमिलीज पे आऊंगा। नहीं, फैमिली पे नहीं बात करेंगे आप। चौधरी निसार साहब की जात पे करें, बस उन पे रहे। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब की ड्यूल नेशनैलिटी, उसने इस शख्स को दोबारा एक डॉक्यूमेंट दिए, बनवा के दिया ओवरसीज वर्कर फाउंडेशन का, जिसमें इसने क्रिश्चियन लिखा अपने आप को और डिक्लेयर करके ये ख्वाजा आसिफ साहब इसको लाए थे और वहां पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट चले हो गया ना। आपका मतलब है कि इन्होंने झूठ बोला। और मैंने आज मुफ्तियान पाकिस्तान के कई मुफ्ती साहबान से रब्ता कर लिया है, उन्होंने कहा ये मुर्तद है, ये किसी सूरत में खुदा ना खास्ता मुफ्ती अब्दुल कबीर से तो नहीं रब्ता किया, जो वीना मलिक फेम के हैं। मैं और 3-4 अच्छा जनरल मुफ्ती लोगों से मैंने मशवरा किया आज,
उन्होंने कहा जी आप हमें लिख के दें, हम इस पे अपना फतवा देते हैं। नहीं, पर इस पे सुओ मोटो लेंगे वो ड्यूल नेशनलिटी पे। मैं ये बात सुओ मोटो लेगा इस पे? अब मसला ये करने वाला है, जैसे सारी चीजें पे हो रहा है तो आप चीफ जस्टिस को चाहिए इस पे ले। और हाई कोर्ट तो नहीं लेगा। चले मैं आपको गारंटी कर रहा हूं, मैं अपील करूंगा चीफ जस्टिस साहब से कि इस पे सुओ मोटो लें। ये इतना खौफनाक केस है और इसमें अगर हामिद खान साहब कल टाइम पे उठ जाए तो उनसे क्या खुद पिटीशन ही फाइल कर दें, सुओ मोटो क्या होना। नहीं, मैं खुद कर लूंगा। वो टाइम पे तो उठते नहीं है, सोते रहते हैं, अपनी पेशों पे नहीं आते। बहुत से वकला हैं और मैं उनके पास आज मेरा उनसे बात, अकरम शेख साहब बैठे, उनको अभी कर लेते हैं। अकरम शेख साहब पता नहीं करेंगे या नहीं। अकरम शेख साहब करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी अपना भारत पाकिस्तान के। क्यों नहीं करूंगा जी, मेरी बात सुने ना। ये इनामुल्लाह न्याजी साहब हैं? नहीं जी, आप इनामुल्लाह न्याजी साहब ही हैं जी, आपका छोटा भाई जी। जी, तो आपको ये बात कहते हुए कोई खुदा का खौफ नहीं आता? अल्लाह से डरते नहीं है क्या आपके? मैं ऊट पटांग मुकदमों में वकील हो सकता हूँ? ये मुकदमा लेकर आए हैं आप मेरे पास? नहीं अकरम शेख साहब, क्योंकि आप बिजी बहुत है इसलिए मैंने अभी तक आपसे बात नहीं की। आज शाम को करते हैं आप, यानी खामखा, यानी मैं अब मुबश्शिर लुकमान साहब के साहब ने मुझे क्या आप मुझसे कहलवाते हैं? हफीजुल्लाह न्याजी के लिए, आपके लिए कौन कौन सा मुकदमा मैंने नहीं किया? बिल्कुल मुझे पता और है। अभी जिस पार्टी में आए हैं मुझे लगता है इनको और बड़े मुकदमात झेलने पड़ेंगे। आप फिक्र न करें जी। तो आप शेख साहब तैयार हैं, लेकिन सबसे बड़ा तो बेनामी वाला कानूनी तौर पे क्या ये शख्स वजीर खजाना हो सकता है? मेरे ख्याल में अगर ये इनकी दोहरी शहरियत है तो मैं, चूंकि वाकयात से मैं वाकिफ नहीं हूँ, दोहरी शहरियत वाला कोई शख्स ना रुकन असम्बली हो सकता है, ना वो ट्रस्ट पावर को, जो स्टेट पावर है, उसको इस्तेमाल कर सकता है, ना काबीना का रुकन हो सकता है, ना ओहदेदार हो सकता है। अच्छा, एक बात तो शेख साहब बहैसियत मुसलमान मैं बड़ी क्लियर कर सकता हूँ कि जो शख्स मुसलमान हो और वो खुदा ना खास्ता किसी भी मजबूरी के तहत, मजबूरी तो नहीं मैं कह, किसी भी वजह के तहत अगर वो अपने दीन से फिर जाता है और किसी और मज़हब का हिस्सा बन जाता है तो वो इस्लाम की नज़र में मुर्तद ठहराएगा। और क्या ये सही है कि गलत है? नहीं, बिल्कुल सही बात है। उसको he has left Islam, he has a convert, वो हम उसको कहते हैं, हमारे फुकहा उसको मुर्तद कहते हैं, वो मुर्तद है। वो उसने इसका तो ये मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ इनामुल्लाह साहब कि आपके साथ पंजाब हुकूमत रिस्पॉन्सिबल है। नहीं, वो नहीं हो सकता, उनको भी साथ भी धोखा हुआ हो। जनाब ये केस हाई कोर्ट के अंदर में अंडर ट्रायल है जी। कब से? ये पिछले 4 महीने से हाई कोर्ट में अंडर ट्रायल है। उसका मतलब वो तो जानते बूझते हुए किया। सैफुल मलूक उन्होंने फिर जानबूझ के किया ना, जानबूझ के किया है। सैफुल मलूक इज लॉयर, एक क्रिश्चियन है। अगर अंडर ट्रायल है तो वहां ये साबित करे ना मुबश्शिर लुकमान साहब, अगर ये अंडर ट्रायल है। प्रूफ जरा दें मुझे ड्यूल नेशनलिटी का। तो ऑलरेडी एक मिनट मुझे ड्यूल नेशनलिटी का प्रूफ, एक मिनट शेख साहब, एक सेकंड, एक मिनट प्लीज मुझे ड्यूल नेशनलिटी का प्रूफ दें। ये जनाब राना आसिफ महमूद इज एंटाइटल्ड टू वीजा फ्री एंट्री इनटू पाकिस्तान। ये क्या मतलब हुआ? ये मतलब हुआ वो कार्ड बनता है ना, जिसके जो भी ओवरसीज कार्ड बनता है ना ड्यूल नेशनलिटी वालों का। नहीं, ये प्रूफ नहीं है कि ड्यूल नेशनलिटी। आप किस बात पे, आपको वीजा क्यों अलाउ होता है? आपको वीजा क्यों अलाउ होता है बाहर से? फॉरेन नेशनलिटी 63(1)(c) पढ़ें सर। मैं वो बात वो अपनी जगह पे है। नेशनलिटी ओवरसीज आईडी कार्ड तो मेरे पास भी है। गवर्नमेंट लिख के दे रही है उनको कि आपके पास वो वाला नहीं होगा ना। मेरे पास तो ड्राइविंग के लिए ये वो गाड़ी चलाने की बहुत चीज है। ये जो है ना, उनको पाकिस्तान में फ्री एंट्री वीजा का इजाजत दी हुई है। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ कि वो ड्यूल नेशनल को ही देते हैं। पासपोर्ट होल्डर होगा तो पाकिस्तानी। अच्छा, इनके पास पासपोर्ट है कनाडा का? इनके पासपोर्ट की डिटेल्स भी आ रही हैं हमारे पास। कहाँ से? एक बात आ रही है, अभी रास्ते में पहुंची हैं, अभी तक लंदन तक पहले से हम तोहमतें क्यों लगा रहे हैं? नहीं कर लिया आपको? नहीं, पहले से तोहमतें क्यों लगा रहे हैं? नहीं, मैं वकील नहीं हूँ उनका, नोट कर लें। अच्छा, आप अगर नवीद चौधरी साहब हैं या कोई भी है, मैं नहीं देख पा रहा आपको, लेकिन मैं किसी शख्स के मुताल्लिक मुकदमा लेने से पहले जांच पड़ताल करता हूँ। नवीद चौधरी साहब, आप ये सुबह करता हूँ। मैं ये जवाब दे दूं, अपने ज़मीर को मुतमईन करता हूँ कि वेदर ही है। जनाब शेख साहब, एक मिनट, उन्होंने डिक्लेरेशन दी हुई है नादरा को अपने हाथ से। एक मिनट इस्लाम मजहब डिक्लेयर करके। आप हाई कोर्ट से क्या अपील कर रहे हैं? नहीं हूँ ना, आप एक मिनट शेख साहब, एक सेकंड, एक मिनट। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से ये कह रहा हूँ, चीफ जस्टिस साहब से
क्योंकि वो ऐसे तमाम मामलात में, और क्योंकि अभी हालिया उन्होंने 2 फैसले दिए हैं, एक फरानाज का और दूसरा रहमान मलिक साहब का, तो फिर ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, तो उनको इस पर सुओ मोटो लेना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ इस पर सुओ, और इसकी क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए, मोटो एक्शन लेना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल लेना चाहिए। बैक टू इट आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। वेरी क्विकली, इससे पहले कि मैं प्रोग्राम ख़त्म करूँ, मैं एक बात पे आ रहा हूँ कि एक तरफ हमारी सियासी जमातें एक दूसरे से लड़ाइयाँ कर रही हैं, एक तरफ सियासी लोग एक दूसरे के सामने सफारा हुए हुए हैं, इदारों को आपस में उनकी टकराव कराया जा रहा है, और दूसरी तरफ अब मैं आपको ज्योग्राफी से ज़रा आज़ाद करके एक बाहर का लेसन देता हूँ कि अगर आप बरतानिया में या न्यूयॉर्क में या किसी ऐसी जगह पे अगर आप बैठे हों और आप वहाँ से पाकिस्तान को देखें तो आपको एक बड़ी ब्लीक पिक्चर नज़र आती है। फैक्ट ऑफ द मैटर है कि अगर हमने अपने हालात ठीक ना किए तो वेस्टर्न वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जो चाहती है कि इस साल पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर कर दिया जाए। मेरा ख्याल है कि हम इस मैच पे खुद ले गए इसके मुल्क को, और जिस तरीके से हमने ये सारी तैयारी की है और हमने जिस तरह लाइन टोक की है बाहर की, जो करवाना चाहते थे हमें, और हम उस तरफ जिस तरीके से गए हैं, उसका स्ट्रेट अवे मुझे तो, हम तो बात करते हैं ऐसे ही, स्ट्रेट अवे लगता है कि कुछ अच्छे हालात मुझे आने वाले दिनों में नहीं लग रहे, और हमें बहुत सारे खतरात सामने नज़र आ रहे हैं कि इनके होते हुए जो हम तसादम की पॉलिसियाँ कर करके और बाहर की पॉलिसियों को टो कर करके, और जिस तरह हमने मुल्क को जिस नज पे पहुँचा दिया, मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में खुदा न खास्ता ये मुल्क टेररिस्ट डिक्लेयर हो जाए। देखिए, मैं आपकी इस बात से इत्फाक नहीं करता, क्योंकि बात यह है कि यहाँ एक सोच है, वो सोच वो है जो कि मज़हब के नाम पे यहाँ बहुत सी उन्होंने लोगों को एक्सप्लॉइट किया, और वही लोग इस नेच पे लेके जा रहे हैं। आज भी जो कुव्वतें इसको बचा रही हैं वो वही लिबरल सोच है जो बचा रही है, और मैं नहीं समझता कि ये कोई टेररिस्ट है। आपको याद होगा 90s में भी यही कोशिश की गई थी, और 93 में मोहतरमा ने आगे जब इस चीज़ को लेके आगे बढ़ी, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की नुमाइंदगी सही है। ऐसी बात नहीं है कि वो टेररिस्ट डिक्लेयर कर दे। हाँ, अगर जिस तरीके से यहाँ मुल्क के अंदर एक इतने आप लोग महा लिबरल, अपने गवर्नर तक के तो हक में आप लोग बयानात नहीं दे सके थे। कौन से गवर्नर के? सलमान तासीर। ये कैसे कहते कि नहीं हक में, सबने डिसोन कर दिया उसको। ये एक ऐसी इशू है जिसको आप लेके जा रहे हैं, और हमें उसमें सब ने जाके खड़े हुआ, हमने फ्यूनरल अटेंड किया, हमने साथ पहले, लेकिन ये बात नहीं, मैं इसकी बात ही कर रहा हूं। लेकिन एक बात, अकरम शेख साहब, फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आपकी पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक 44% जाली वोटों से आई है, तो फिर मैं बहैसियत स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, रिकॉर्ड की बात है ना जी, मैं ये तो इलेक्शन कमीशन ने जो रिकॉर्ड पेश किया है उसके मुताबिक 45% वोट जाली हैं। नहीं सर, अब माजरत के साथ इलेक्शन कमीशन ने नहीं, मैंने पेश किया है, जिसको नादरा ने वेरीफाई किया। इलेक्शन कमीशन ने पहले कंटेस्ट किया था, फिर उनको मानना पड़ा। इमरान खान साहब की पिटीशन, नहीं मेरी पिटीशन थी, इमरान खान की नहीं थी। नहीं, एक मिनट, आपकी जी मेरी पिटीशन थी, इमरान खान साहब, वो हामिद खान साहब सोते रहते हैं सारा दिन। लुकमान साहब की पिटीशन पे जी उन्होंने कंसीड किया कि हाँ ये 45% वोट जो है वो जाली तो फिर ये इसको हम जमहूरियत कैसे कह सकते हैं? ये कैसे लोग पाकिस्तान को लीड करेंगे 21st सेंचुरी में? क्यों हम तबाही के दहाने पे नहीं होंगे? सर इस तरह है, ये ट्रायल एंड एरर जो है उसका यही एक तरीका है। हम एक गलती करें, उसकी इस्लाह करें, गलती पे इसरार करने की बजाय गलती की इस्लाह करके जो अच्छा तरीका है। अब देखिए, एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट तैयार हुई है जिसके आदमी के पास नादरा का शरारती कार्ड होगा। लास्ट क्वेश्चन अकरम शेख साहब, लास्ट क्वेश्चन अकरम शेख साहब, अगर गलती की आपने इस्लाह करनी और आगे चलना है तो वो वकला जिनकी तस्वीर मौजूद है, जिनके पास वीडियोस मौजूद है, जिन्होंने पुलिस वालों के साथ अपना दस्तराजी की, जिन्होंने उनको मारा, जिन्होंने उनके कपड़े फाड़े, जिन्होंने हर एक को अदालतों के अंदर इवन जजेस का घेराव किया, उन वकला के तो लाइसेंस आपकी अदालतें कैंसिल नहीं कर सकी। बाकी आम आदमी को इंसाफ कैसे मिलेगा? मुबश्शिर लुकमान साहब, मैं शर्मसार हूँ, मैं बिल्कुल आई हैंग माई हेड इन शेम। ये हमारा अच्छा ये कॉन्डक्ट वकला का नहीं होना चाहिए, और मैं कभी भी इस कॉन्डक्ट को एंडोर्स नहीं करता। मैंने 30 साल एक रेगुलेटर की हैसियत से बार काउंसिलों की और बार एसोसिएशंस में वकला की नुमाइंदगी की है। मुझे इस बात, आपकी बात सुनकर, आपका इल्ज़ाम सुनकर शर्म आ रही है। वो कोई हद ही नहीं, इस एहतराम आदमियत की बदी करता है दुश्मन,
और हम शर्माए जाते हैं। अगर किसी ने काला कोट पहनकर किसी के साथ ज्यादती की है तो मैं उस पर शर्मसार हूं और मैं उस पर बिल्कुल नादिम हूं, और ये नहीं होना चाहिए। ये हमारी रिवायात नहीं है। काला कोट कायदे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक निशानी है, एक अलामत है रूल ऑफ लॉ। अकरम शेख साहब थैंक यू वेरी मच, नवीद चौधरी साहब थैंक यू वेरी मच, इनामुल्लाह नियाज़ी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चलते चलते आपको एक और बात कहना चाहूँगा जो मैंने लास्ट में हल्के से टच की, और मैं बिल्कुल उस नहज में आ गया हूँ कि जहाँ पे मैं ये आपको बावर करा सकूँ कि हमें एज अ नेशन अब जो पूरी दुनिया को एक इम्प्रेशन अपना देना है वो ये देना है कि हम एक टॉलरेंट सोसाइटी हैं, हम एक टॉलरेंट नेशन है, और खामखा में हमें प्रोटेस्ट करते हुए चाहे हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करें, चाहे हम हुक्मरानों के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करें, जब हम इमलाक को नुकसान पहुँचाते हैं, जब हम सड़कों को ब्लॉक करते हैं, जब हम आगे लगाते हैं, तो हम पूरी दुनिया को अपने से खौफज़दा कर रहे हैं। और अगर हम ये कंटिन्यूसली करते रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि जब पाकिस्तान को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। Until the next time, Allah Hafiz.